बुरे कर्मों का फल। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुरे कर्मों का फल। बहू ने गुस्से में कहा, माँ जी आपको शर्म नहीं आती, ऐसे भगवान के लिए रखे हुए प्रसाद को चोरी करके खाते हुए। एक तो बहू बेचारी बूढ़ी सास को समय पे खाना नहीं देती थी और बीमारी के कारण बूढ़ी सास कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से अब भूख भी कहाँ उम्र देखती है, जो चिंता है उसे खाना तो जरूरी है, लेकिन सावित्री जी का तो खाने से ज़्यादा बहू के ताने से पेट भरता था। सावित्री जी उन दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती है जब उनके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा देखो तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखा ला, उनके हाथ में सून हो रहे हैं, शरीर भी ढीला से लग रहा है। सावित्री जी ने अपने बड़े बेटे अभय से कहा। अभय जो अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था, अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर में सावित्री जी आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखती रही, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा अभय, बेटा अभय, सावित्री जी ने उसे दोबारा कहने लगी। इतने में उसकी पत्नी अनु बाहर आई और खींचते हुए बोली, अरे माँ जी, आप देख तो रही हैं कि अपने ऑफिस का काम करने में व्यस्त थे, फिर भी उन्हें परेशान कर रही है। आपको तो दिन भर की फरियाद ही खत्म नहीं होती, तभी ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में ही लगे रहे। अपनी बड़ी बहू अनु की करवाहट भरी बातें सुनकर सावित्री जी ने अपने छोटे बेटे का दरवाज़ा खटखटाया। तभी छोटी बहू मनीषा बाहर आई। क्या बात है माँ जी, क्यों दरवाज़ा पीट रही हैं? एक तो रविवार का दिन ही मिलता है आराम करने को, उसे भी चैन से नहीं सोने देती हो। सावित्री जी कहती है कि ठीक है बहू, अगर ज़रूरी बात ना होती तो मैं ना उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मनीषा कहती है कि आप मंझले बड़े भैया को तो कर सकती हैं न, पिछली बार भी यही लेकर गए थे बाबूजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है और ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देते हैं, उसके बाद दवाई खरीदो, वो अलग हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है। ऐसा कहकर छोटी बहू ने दरवाज़ा फिर से झटक कर बंद कर दिया। अपने बेटों का जवाब सुनकर सावित्री जी बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं भर आ गई। फिर अपनी आंखों की आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए वापस कमरे में चली गई, जहाँ उनके पति मोहन लाल जी आस भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहे थे। फिर अपनी वेदना छुपाते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाए सावित्री जी बोली, वो पूरा हफ्ता काम करते करते बच्चे थक जाते हैं ना, इसलिए मैंने उसे कहा ही नहीं। चलिए मैं ही आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे सावित्री, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ तो क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारा दोनों लायक बेटों ने तुम्हें क्या जवाब दिया होगा। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, बैठ गए, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। ऐसा कहते हुए जैसे तैसे अपने पति को संभाल कर सावित्री जी उन्हें पास के अस्पताल में ले गई, लेकिन डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी का संदेशा बताते हुए उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। मन मसोर कर सावित्री जी और मोहनलाल जी घर लौट आए। रात के समय मोहनलाल जी तो सो गए थे, लेकिन सावित्री जी की आंखों से नींद गायब थी। सोचने लगी, इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता है तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप का जरा भी परवाह नहीं करता है। माँ बाप तो जैसे उनकी दुनिया में आते ही नहीं है। जब अपनी सारी बचत को हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका करियर बनाने में लगा दिया था, तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत में आएगी कि दोनों बच्चे पाई पाई को महताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, उस इंसान के इलाज के लिए आज उनके पास पैसे नहीं हैं। जब बेटों को ही चिंता नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करो। पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, सोच सोच कर सावित्री जी का दिल बैठा जा रहा था। आधी रात हो चली थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं। उनकी ओर देखा तो अपनी छाती पकड़ कर छटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। सावित्री जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों को कमरे में दरवाजे को खटखटाया और जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी, देखो ना बेटा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो रहा है।
सावित्री जी की आवाज़ सुनकर दोनों बेटे और बहू बाहर आए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मोहनलाल जी अपनी पत्नी सावित्री जी का हाथ छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। सावित्री जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोहनलाल जी की 13वीं के बाद से दोनों भाइयों में झगड़ा होना लगा और इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे की भी नौबत आ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मकान में केवल 4 कमरे थे। दोनों बेटे ने अपने लिए 2-2 कमरे सुनिश्चित कर लिए और सावित्री जी का सामान एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। दलील यह दिया गया कि यह पिताजी तो है नहीं, तो केवल माँ जी को अपने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है, उनका गुजारा इस कमरे से भी हो जाएगा। उधर सावित्री जी यह सोच सोच कर हैरान थी कि कैसे उनके पति के ज़्यादा उनकी ज़िंदगी तो हथेली पर रख दिया गया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था यह तो बस एक शुरुआत थी। अधिकार समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहू ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। सावित्री जी का खाना भी बहू के रहमो करम पे ही रह गया था। दोनों बहू की रसोई में उनको जाने का प्रबंध था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर का भार न पड़े, इस बात को ध्यान रखते हुए उन दोनों ने सावित्री जी को दिन के खाने को 2 वक्त में बदल दिया। सुबह की चाय और नाश्ता छोटी बहू दिया करती थी और शाम की चाय और रात को खाना बड़ी बहू के यहाँ दिया जाता था। बेचारी सावित्री जी जैसे तैसे मन मार कर दिन गुजारने लगे। धीरे धीरे समय बीत गया और सावित्री जी पहले से और भी अधिक बूढ़ी तथा और भी अधिक लाचार हो गई थी। लेकिन इतने बुढ़ापे के बावजूद वो रोज़ नियम से मंदिर जाया करती थी। जब सावित्री जी मंदिर से लौटकर वापस आई तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी यादों में गुम हो गई और रह रह कर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी उनकी छोटी बहू मनीषा आई और वो, लीजिए खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पानी जैसी दाल सावित्री जी के सामने रखकर तेजी से वापस चली गई। बहू के कल के व्यवहार के कारण उनके भूख तो पहले ही मर चुकी थी, परंतु फिर भी सावित्री जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो बची हुई सूखी भी वो मर गई। अभी कल की तो बात थी कि सावित्री जी को छोटी बहू की रसोई में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो समझ गई कि देसी घी में सूजी का हलवा बनाया जा रहा है, जो कि उन्हें बेहद पसंद हुआ करता था। लेकिन संकोच के कारण मांग नहीं पा रही थी, परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़े एक समान हो जाता है, इसलिए जैसे ही मनीषा उनके लिए चाय लेकर आई, उन्होंने श्रम छोड़कर आखिरकार बहू से पूछ लिया, बहू सूजी का हलवा बनाया है क्या? अगर बचा हो तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो। केवल इतना ही कहने की देर थी कि मनीषा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, दिन भर केवल इसी चीज़ पर ध्यान रहता है कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो राम के नाम से ध्यान लगाओ। बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था, लेकिन उन्हें पहले खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है दादी के होते हुए भी अपने पोती पोती के खाने पर बराबर नज़र बनाए रखती हैं। बहू की बात सुनकर सावित्री जी एकदम संतप्त रह गई। थोड़ी देर बाद बहू रसोई में जाकर थोड़ा सा हलवा लेकर एक प्लेट में डालकर ले आई और सावित्री जी के सामने फटकते हुए बोली, लो खा लो हलवा। हम लोग खाए या ना खाए, लेकिन उनके पेट में हलवा ज़रूर जानी चाहिए। जब देखो कुछ न कुछ खाने को चाहिए ना, चाहे पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। यह सुनकर सावित्री जी का तो मानो कलेजा ही फट गया। सचमुच आज तो अपमान की हद हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कुली सुनने के बाद उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सोचकर उनके मन में तीर चुभने जैसा एहसास हो रहा था। अब तो बस सूजी का हलवा भी उन्हें जहर समान दिखाई दे रहा था। हलवा का सामने रखा था, लेकिन सावित्री जी ने अब उस हलवे को छुआ तक नहीं। छोटी तो छोटी बहू भी सावित्री जी को ऐसे ही ताने सुनाती रहती थी। अक्सर उन्हें खाने देर से दिया कर जाता था, इसलिए वो भूखी ही रह जाया करती थी। एक दिन जब उसने
भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने घर के मंदिर में रखा हुआ प्रसाद खा लिया और उन्हें ऐसा करते देख उनकी बड़ी बहू अनु ने शोर मचा दिया कि शर्म नहीं आती माँ जी, आपको भगवान के लिए रखा प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं और फिर न जाने दिन भर क्या क्या खाती होंगी। अगर मैं ना देखती तो हमें इनकी हरकतों का पता भी नहीं चलता। इतना अपमानित होने के बाद सावित्री जी फूट फूट के रोने लगी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि रहना तो बेटे और बहू के साथ ही था। बहू उन्हें रसोई में नहीं जाने देती थी, लेकिन बाहर के सारे काम करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, सब्जियां काटना, कपड़े सुखाने इत्यादि। इस उम्र में इन सब कामों को करते करते सावित्री जी बेहद थक जाती थी, फिर भी उन्हें प्यार के दो बोल भी नसीब नहीं होता था। आए दिन दोनों का शिकार बनी रहती थी। सवेरे ही सोने को मजबूर हो जाती। भगवान, इतनी खराब किस्मत केवल मुझे ही मिलनी थी। बेटों को तो आप जैसी मुझे कोई मतलब ही नहीं रह गया। कई कई दिन मेरे कमरे में जाते तक नहीं, सुबह उठकर नौकरी पे निकल जाते और रात को देर से आते हैं। दोनों में से एक भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे में यह सब भी देखना था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी दूर दूर के लिए भी दूरी वो दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। माँ के साथ कौन सोएगा इस बात पे भी खूब झगड़ते थे। अपने प्रति बच्चों का इतना प्यार देखकर कभी मैं फूली न समाती थी, और आज यह आलम है कि अपनी इस माँ को वो आज नज़र उठाकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझता है। सावित्री जी की हालत घर में पड़े पुराने सामान की तरह थे जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन सावित्री जी जब मंदिर गई तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट के रोने लगी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि थी ना। उसी दिन संयोग से सावित्री जी की बचपन की सहेली अनीता जी ने इस मंदिर में आई हुई थी और सावित्री जी को देखते ही पहचान की, लेकिन उन्हें रोते देखकर उनकी सहेली के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब सावित्री जी प्रार्थना करके मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी तभी अनीता जी ने उन्हें आवाज़ लगाई, अरे सावित्री, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, तो बुढ़ापे के कारण चेहरे पे झुर्रियाँ भी आ गई है, ये चेहरा पहले जैसे नहीं रहा है। तभी सावित्री जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहती, अरे नहीं नहीं, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी अनीता, बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन बचपन की यादें अभी ताज़ा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना अपने बेटे के पास। फिर उनकी सहेली अनीता ने कहा, बस सावित्री, क्या बताऊं, अपने पति की मृत्यु के बाद मैं अपने बेटे की जिद करने पर उनके साथ विदेश चली गई थी, लेकिन विदेश में वो अपनापन कहाँ, बेगानी धरती पे रहना मुझे रास न आया। लेकिन 15 दिन पहले ही मैं यहाँ अपने घर वापस लौट आई। अकेले रहती हूँ इसलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे सावित्री, एक बात बोलूँ, मुझसे तुमसे मिलकर आज अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर दिल को बहुत दुख भी हुआ। आखिर क्या बात है? अनीता ने पूछा तो सावित्री के दिल की गहराइयों में छिपी पीड़ा और दर्द उनके आंसू के जरिए बाहर आ गई। बहुत दिन बाद किसी अपने से मिलकर सावित्री जी अपने दर्द को छिपा न सकी। वो अपनी सहेली से गले मिलकर बहुत देर तक रोती रही और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा विवरण बता डाला। सावित्री जी की सारी बातें सुनकर उनकी सहेली अनीता जी ने बड़े ध्यान से सुना और फिर कुछ सोच में पड़ गई। थोड़ी देर रुक कर बोली, हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। इसमें सावित्री जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और उनके प्रश्नवाचक निगाह देखकर अनीता जी उनके कंधे पे हाथ रखकर बोली, मैं सही कह रही हूँ, इस समस्या का हल मेरे पास है। और अनीता जी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और बोली, अभी सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करने में कोई हर्ज नहीं होता है। अपनी सहेली की बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पे चमक आ गई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उदास हो गई। बोली, यह संभव नहीं है, तुम जानती नहीं हो मेरी बहू को। मुझे डर है कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। मैं जिस हालत में हूँ अब उसी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। फिर अनीता जी बोली, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सावित्री, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अनीता जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, हम कल ही
अपने इस योजना को अंजाम देंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर सावित्री जी के मन में थोड़ी सी आस लगी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव थे उनके चेहरे पे। अगले दिन सुबह जब कावेरी जी के दोनों बेटे अपनी नौकरी पर चले गए, तब उनके दरवाजे पे घंटी बजी। दरवाजे पे कौन है देखने के लिए सावित्री जी की बड़ी बहू गई। देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक संतूक था, गेट के बाहर खड़ी थी। किसने मिलना है आपको? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मौसी सास। तुमने मुझे पहचाना नहीं है, पर तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम सावित्री की बहू हो ना? इस समय सावित्री जी भी बाहर आ गई और उनकी सहेली उनके साथ में मौसेरी बहन बन के ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से मौसेरी बहनें मिली न हो। सावित्री जी उन्हें अंदर लेकर गई और उन्हें अपनी बहू से अपनी बहन को मिलवाया। सावित्री जी ने अनीता जी से पूछा, अरे सुनी अनीता, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? अरे मैं तो विदेश से कुछ समय पहले ही आई हूँ। तुम एक ही हो मेरी बहन जिससे मैं इतने समय से मिली नहीं पाई। तुम ही मिलने आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद तो मैं सब शौक जताने भी नहीं आ पाई। अब तो सोचा है कि अपनी प्यारी बहन सावित्री से मिल आऊँ। दोनों बड़ी बहू हैरानी से अपनी मौसेरी सास को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें नहीं देखा था। तभी सावित्री जी बोली, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो लेकर आओ। सावित्री जी के इतना कहने पर दोनों बहुएं उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने उठने का कष्ट नहीं किया। तभी अनीता जी बोली, तुम तो जानती हो सावित्री, हमारा रिश्ता सभी बहनों से भी ज़्यादा अटूट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप कुछ लाई हूँ। और अनीता जी ने अपनी संदूक कावेरी जी की ओर बढ़ाया। एक दिन पहले जो दोनों सहेलियों के बीच तय हुआ था, उसके अनुसार सावित्री जी बोली, और अनीता, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई हो, यह बात अलग है। मानती हूँ कि बचपन से ही हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन हम दोनों का रिश्ता लेन देन पे कब से आधारित हो गया। तभी अनीता जी प्रवासी आवाज़ निकालते हुए बोली, अरे सावित्री, तुम्हारी हालत मुझसे छिपी नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हें पता है कि तुमने और जीजा जी ने तुम्हारा सभी पैसा मेरे दोनों बेटों की पढ़ाई, शादी और उसके लिए एक घर खड़ा करने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। देखा जाए तो यह सब ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहू बहुत अच्छी है, कितने प्यार से बर्ताव करती है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से संभाला रखा है उन्होंने तुम्हारे घर को। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था और हमारे सर पे केवल खर्च ही बचा था, पर जितना बढ़ गया था कि मुझे उस कहने तक क्यों गिरवी रखनी पड़ी थी। गुजर बसर के लिए ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, और मुसीबत आने पर सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। और सावित्री जी, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजा जी ने हमारी इतनी मदद की थी कि तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय तुम लोग न केवल हमें पैसा से मदद की थी, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। सच कहूँ सावित्री, आज के समय में यदि मैं सिर उठाकर जी रही हूँ तो केवल तुम दोनों की वजह से, तुम्हारा आशीर्वाद से। विदेश में मेरे बेटों का कारोबार भी अच्छा चल रहा है कि उसने तो धन दौलत का मार लगा दिया है, हर महीने लाखों रुपये भेजता है। सावित्री, तुम्हारा एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगी, लेकिन या मेरी भेंट स्वीकार कर लो बहन। अब मेरी ज़िंदगी ही कितनी बची है, और मैं जानती हूँ कि अपने मरने से पहले यह काम करो जाओ। तभी सावित्री जी हैरान होते हुए बोले, लेकिन अनीता, इस संदूक में क्या है? अनीता जी ने कहा, इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे इन पुश्तैनी गहनों पर यदि किसी का हक बनता है तो तुम्हारा। अब तुम इन्हें लेने से मना नहीं करना। अपनी बड़ी बहन का प्यार समझ के यह संदूक रख लो, और इसकी चाबी ये लो, मुझे अच्छा लगेगा। अभी तक सावित्री जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा था,
उनका संदूक देखते ही अपनी रसोई की ओर तरफ दौड़ी। उन्होंने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी और मनीषा फटाफट प्लेट में ड्राई फ्रूट भरकर मौसी के सामने हाजिर हो गई। अब तो जैसे बहू मौसी की सेवा करने के लिए जैसे हल सी लग गई। एक चाय के साथ पापड़ तल ले आई और दूसरी पकौड़े बनाकर ले आई। अनीता जी अपनी सहेली सावित्री जी से मुस्कुराने के साथ तिरछी नज़रों से देख रही थी। कुछ देर बाद अनीता जी ने कहा, अच्छा सावित्री, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि दोनों बहुओं ने अनीता जी के मुंह से यह बात सुनी तो उनके घर में नोट का अंबार लगा है और वह इतनी अमीर औरत है कि भेंट में भी पैसा और गहने लेकर आई है। यह सब सोचकर विचार करके अनु और मनीषा दोनों ही उसे प्यार का नाटक करने लगी। अनु बोली, अरे मौसी जी, आप अभी तो आई हैं, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो, हमारी भी इच्छा है आपकी सेवा टहल करने की। तभी मनीषा ने सावित्री जी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, आप रहेंगे तो हमारी प्यारी सासू माँ का दिल भी बहल जाएगा, वरना जब से ससुर जी गए हैं सासू माँ तो बेचारी गुमसुम सी हो गई है। फिर सावित्री जी बोली, हाँ अनीता, तुम्हारी बहू भी सही कह रही है, इतने दिनों बाद आई हो, कुछ दिन यहीं रुक जाओ। दोनों बहू और सावित्री जी के द्वारा इतने रुकने की गुजारिश के जाने पर अनीता जी एक रात के लिए उनके पास ही रुक गई। अनु और मनीषा ने अनीता जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज रात का खाना दोनों बहुए की रसोई में से बनकर आ रहा था। लजीज खाना खाने के बाद आज सावित्री जी को भी सूजी का हलवा नसीब हुआ। हलवा खाते खाते उनकी आंखों से आंसू भर आए, क्योंकि वो वही सूजी का हलवा था जिसके कारण सावित्री जी को बहू की चिल्लत भरी बातों का सामना करना पड़ा था। रात को जब सावित्री जी अपनी सहेली अनीता के साथ बिस्तर पर सोने के लिए आई तो सावित्री जी ने महसूस किया कि आज वो पहले वाली डरी सहमी हुई सावित्री नहीं है। अब अपनी सहेली के साथ कुछ घंटे बिताकर आज वो नई उत्सुकता की अनुभूति कर रही थी। दोनों सहेलियां आज बहुत द्वारा दिए गए व्यवहार पे अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। कहीं बहुएं सुन न ले, यह सोचते हुए दोनों दबी आवाज़ में हंसते हुए आपस में काफ़ी देर तक बातें करती रही। अगले दिन सुबह जब अनीता जी नाश्ता करके अपने घर वापस आने लगी तो सावित्री जी के साथ दोनों बहुएं उन्हें घर के मुख्य द्वार पर छोड़ने आए। सावित्री जी ने उन्हें कहा, और अनीता, तुम मुझे अपनी पुश्तैनी गहने देकर तो जा रही है, लेकिन मैं इस गहनों का क्या करूँगी। तब अनीता जी दोनों बहुओं की ओर देखते हुए अपनी सहेली से बोले, यह भी कोई पूछने वाली बात है, वैसे तो तेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं, लेकिन जो ज़्यादा सेवा करे उसे दे देना। ऐसा कहकर अनीता जी तो चली गई, लेकिन जो काम वो करके गई थी उसका असर उसी दिन से दिखना शुरू हो गया था। अनु और मनीषा दोनों बहू ने सावित्री जी का सामान स्टोर रूम से निकाल कर बाहर वापस पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया था और कमरे को अच्छे से सजा दिया था और सावित्री जी को दोबारा से 3 वक्त तक खाना नसीब होने लगा था। और अनीता जी के द्वारा दिए गए संदूक पे पहले से ही एक ताला जड़ा हुआ था। उसकी चाबी सावित्री जी ने संभाल कर रखी थी। सावित्री जी ने अब उस संदूक को अपनी पेटी में रखकर उस पर भी एक बड़ा सा ताला जड़ दिया था, जिसकी भी हमेशा उसके पास रहती थी। अब दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि उनकी सासू माँ इतनी आसानी से तो गहने नहीं निकालेंगे, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वह अपनी सासू माँ का दिल जीत कर ही रहेगी। उस दिन के बाद से तो बहुएं माची माची करते नहीं थकती थी। दोनों बहुएं में अपनी सास की सेवा की होड़ सी लग गई। जहाँ पहले पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़ों का जमा सावित्री जी के सर पे मच गया था, वहीं अब यह सारे काम वापस बहुओं ने संभाल लिए थे। वे दोनों उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखने लगी थी कि सावित्री जी की सेहत पहले से अच्छी हो गई थी। अब सावित्री जी हर रोज़ शाम को मंदिर जाती और वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ समय अपनी सहेली अनीता के साथ हालचाल बांटती है। दोनों सहेलियां अपने बचपन को याद करके हंसती बतियाती अब वो सावित्री जी को पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझने वाली थी। उनके दिल में भी जीने की इच्छा वापस आ गई थी। आज अपने कमरे में आराम फरमाते हुए सावित्री जी अपनी सहेली को दिल से दुआएं दे रही थी।
और सोच रही थी कि अगर अनीता मेरी ज़िंदगी में वापस न आती तो आज भी धिक्कारी भरी ज़िंदगी जीने का मजबूर होती। इतनी इज्जत और सुकून कभी न मिल पाता। दोनों बहुएं समझती हैं कि संदूक में लाखों को कहने हैं, लेकिन या तो अनीता जानती है या फिर मैं ही कि संदूक में ही अखबार में लपटे हुए कागज के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हो या ना हो, कुछ दे कर भी अनीता ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। यह सब सोच ही रहे थे कि उनके कानों में छोटी बहू की आवाज़ आई, माँ जी कह लीजिए आपके लिए बादाम वाली दूध लेकर आए हूँ। बहू ने सावित्री जी की दिनदार सेवा की और एक दिन ऐसा आया कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सावित्री जी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। फिर दोनों बहुओं ने सावित्री जी के संदूक का ताला खोलना चाहा, लेकिन वो उस चाबी से नहीं खुला तो चाबी सावित्री जी के पास थी। तभी अनीता जी आए और बोली, बहू वो चाबी मेरे पास है। और उन्होंने उस संदूक का ताला खोला और उस पेटी को निकाला जिसमें अनीता जी ने पुश्तैनी गहने रखे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने खोलकर देखा गया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ गहनों की बजाय अखबार में लपटे पत्थर थे। तब अनीता जी बोली, क्या हुआ बहू, तुम सिर्फ इन गहनों के लिए ही अपनी सास की सेवा कर रही थी? क्या इंसानियत के नाते तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम बिना स्वार्थ के उसकी सेवा करो? दोनों बहुओं की आंखें शर्म से झुक गई थी। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उन्होंने अनीता जी से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया फर्स्ट स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।